लेट्स हॉप ऑन टू क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप सबके पास जो है अपने कैलकुलेटर्स, पेन, पेंसिल्स वगैरह सब कुछ हो, एंड लेट्स स्टार्ट डूइंग सम क्वेश्चंस। अच्छा जी, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन फिगर 1.1 ड्रॉ लाइंस टू रिप्रेजेंट द ग्रेविटेशनल फील्ड आउटसाइड एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्म स्फीयर। इसके अराउंड में ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसे बनाऊं? अब बात से स्ट्रेट लाइंस, अगर मैं इसको बिल्कुल स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाहूं तो मैं इसको बनाऊंगा रेडियली इनवर्ड्स। ठीक है, रेडियल लाइंस बनाऊंगा। I will draw radial lines and all of them must be pointing inwards क्योंकि gravitational field lines are always attractive। ठीक है, gravitational field हमेशा मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, अ सेकंड स्फीयर हैज द सेम मास बट अ स्मॉलर रेडियस। Suggest what difference, if any, there is between the patterns of field lines for the two spheres। एक स्फेयर है जिसका मास वही है, रेडियस कम है, फील्ड लाइंस उसकी और इसमें क्या डिफरेंस होगा? सो द आंसर टू दिस इज दैट देयर विल बी नो डिफरेंस। देयर विल बी नो डिफरेंस। क्यों? बिकॉज दे हैव द सेम मास। ठीक है, डू नॉट कंसिडर इसमें कि यार एफ जी का फॉर्मूला इज जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर, तो अगर आर स्क्वेयर कम है, अगर रेडियस कम है तो एफ जी भी कम होगा। मेरा बच्चा, आप लोग जो है वो एक चीज कंफ्यूज कर रहे हो। क्या चीज कंफ्यूज कर रहे हो? प्लेनेट का रेडियस स्मॉल है, रेडियस स्मॉल है, लेकिन अगर मैं एक 1 kg का मास अगर मैं ले रहा हूं, उसके रिलेटिव ये सारी फील्ड लाइंस बना रहा हूं, तो डिस्टेंस वही आएगा। मैं चाहे छोटे मास का लूं या बड़े मास का लूं, ठीक है, डिस्टेंस तो वही आएगा। रेडियस तो बस इतनी सी बात है ना। मैं अगर छोटे मास की बात करूंगा तो छोटा मास यूं होगा, छोटा मास कुछ ऐसा होगा, उसकी भी फील्ड लाइंस वैसे ही बन जाएंगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उनके मासेस में कोई फर्क नहीं है। 1 kg का मास दोनों को जब अप्रोच कर रहा है तो उसी डिस्टेंसेस पे अप्रोच कर रहा है। तो स्मॉलर रेडियस डज नॉट मैटर। ठीक है हम, ठीक है हमजा। अच्छा जी, मैं इस डायग्राम को बाद में साफ सुथरा कर दूंगा। देयर विल बी नो डिफरेंस, सेम मास के लिए नो डिफरेंस, ये याद रखना है। अच्छा जी, अब आपको बोल रहे हैं द अर्थ में बी कंसिडर्ड टू बी अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस 6380 किलोमीटर विद इट्स मास ऑफ 5.98 into 10 power 24 concentrated at its center as listed in figure 2.1.2। A mass of 1 kg on the equator rotates about the axis of the earth with a period of 1 day, 8.64 into 10 to the power 4 seconds। First question, calculate to three significant figures the gravitational force of attraction between the mass and the earth। निकाल सकते हैं। आई होप सबको ये कोई चीज में प्रॉब्लम ना हो। लेट्स यूज फॉर्मूला। बिल्कुल सही, वेरी गुड जैनब। सो एफ जी विल इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। मेरे साथ सब कैलकुलेशन करेंगे ताकि हम जो है वो इन चीजों में कर सकें। 6.67 इंटू 10 to the power -11 इंटू द मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास 5.98 into 10 to the power 24, 5.98 into 10 to the power 24। जो मास जो मैं अज्यूम कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स ले रहा हूं, वो 1 kg का है। सो आई विल पुट इन 1 kg ओवर हियर। और रेडियस क्या होगा? जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, नॉट द रेडियस, डिस्टेंस होगा। अगर हम इक्वेटर में बात कर रहे हैं जो इधर ही पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर ये रेडियस अप्लाई कर रहा होगा। ठीक है, और रेडियस जो है वो 6380 किलोमीटर है। ठीक है, सो आई विल पुट इन 6380 इंटू 10 to the power 3 मीटर्स में करने के लिए, एंड देन होल स्क्वायर। ठीक है, डू दिस कैलकुलेशन एंड गिव मी द आंसर। तो द आंसर इज 9.799। ठीक है, इसको 3 सिग्निफिकेंट तक लिखना है तो 3 सिग्निफिकेंट तक इसको हम लिखेंगे 9 पॉइंट, ये 9 इसको राउंड ऑफ करेगा, ये 9 इसको राउंड ऑफ करेगा, तो ये 9.80 हो जाएगा। ठीक है, डोंट मेक द मिस्टेक, 9.79 लिख आ जाएगा, वरना अच्छी खासी कैलकुलेशन का जो है वो मार्क चला जाएगा। अच्छा, द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन द 1 kg मास। इस मास पे सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे निकालें? एनी आइडिया हम कैसे निकालेंगे इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स? जैन हमने बिल्कुल सही आंसर दिया है। यस, सो एवरीवन इज सेइंग कि आप क्या लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? एफ सी, यस हम्माद, विल इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर्ड। एम वी स्क्वायर्ड अपॉन आर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वी स्क्वायर्ड है नहीं। ओमेगा स्क्वायर्ड कैसे निकालेंगे? हमें टाइम पीरियड दिया हुआ है।
they have given us the time period. So let's put in everything. So m क्या है, किस पे निकाल रहे हो, 1 kg के मास पे निकाल रहे हो, तो m में 1 ही डालना. रेडियस क्या है, रेडियस was 6380 किलोमीटर्स. So 6380 into 10 to the power 3. Omega squared is 2 pi upon, अच्छा टाइम सेकंड में डालोगे, 1 डे दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ था तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता. 8.64 into 10 power 4. So 8.64 into 10 to the power 4 whole squared. What is the answer coming out to be? Okay, thank you. I gives me the answer 0.0337 newtons. So this is 0.0337. नेक्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस, तो 9.80 में से ये निकाल देते हैं. ठीक है, 9.80 minus 0.0337. So we are getting 9.7663. 9.7663, इसको मैं लिख लूंगा 9.77. ठीक है, अच्छा जी. Now, by reference to your answers in B, suggest with a reason a value for the acceleration of free fall at the equator. आपने जो अब तक कैलकुलेशन करी है, जो बी पार्ट में कैलकुलेशन करी है स्पेसिफिकली, उसके हवाले से जी की वैल्यू दे दे जो इक्वेटर पे होगी. ओके, so the value of acceleration of free fall at the equator is going to be given as g, या हम लिख लेते हैं acceleration of free fall at the equator is 9.77 न्यूटन्स. मैंने ये वाला आंसर उठाया. ठीक है, ये क्यों उठाया, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं. ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, ये 1 kg मास की बात कर रहे थे जो था यूनिट मास. ठीक है, जी क्या था, जी था एफ जी अपॉन एम. तो अगर एफ जी आपके पास 9.80 आ रहा था, ठीक है, तो अगर मैं इसको 1 से डिवाइड करता तो ये 9.80 ही आ रहा है, यानी जी की वैल्यू 9.80 होनी चाहिए. बट अब इतना तो आई होप क्लियर हो गया हो कि 9.80, लेकिन हमने ली इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया सेंट्रीपिटल फोर्स और हमने 9.77 ली. ठीक है, हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया. ठीक है, थोड़ा सा मेरे साथ बेयर विद करना. थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए विल गिव यू जस्ट अ बिट साइड इंफॉर्मेशन. बट जो आपकी जो जी होती है, ठीक है, वो होती है रिजल्टेंट फोर्स पर यूनिट मास. ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो आपको बीच की तरफ फील हो रही है पर यूनिट मास. ओके, ना द प्रॉब्लम इज आपके कोर्स में सही तरह से डॉक्यूमेंटेड नहीं है, ना हमें पढ़ाने की इजाजत है इस चीज की. सेंट्रीपिटल फोर्स तो आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स के बरअक्स एक फोर्स ऐसी भी होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सर्कल के अंदर डायरेक्टेड है ना, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ डायरेक्टेड होगी. ठीक है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे अंदर लो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक होनी चाहिए है जो उसको रोकेगी, कहेगी नहीं अंदर नहीं जाना, वहीं पे रहना, उसी में सर्कल में घूमना. ठीक है, देयर इज दिस फोर्स नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हमारे कोर्स में नहीं, हम इसमें इतनी टेंशन नहीं लेंगे, हम सिर्फ इस सवाल को समझेंगे क्योंकि ये 2-3 दफा आया हुआ है यही एग्जैक्ट डिटो कॉपी सवाल. ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ है. तो बेसिकली आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो यार मैं एफजी से जमीन के अंदर गिर जाऊं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो 0.0337 न्यूटन आ रही है, दिस इज द इजीएस्ट वे टू एक्सप्लेन इट, इसलिए समझा रहा हूं. उस हमने एफ जी में से 9.80 में से ये निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है टुवर्ड्स द सेंटर वो आ जाएगी. we will get the resultant force towards the center. Resultant force towards the center आ गई है, तो that is 9.77. ठीक है, सो हमें इसमें क्या पता होना चाहिए है, आपकी अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ पे बैठे हुए हो, ठीक है, तो आपकी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसमें से सेंट्रीपिटल फोर्स निकालोगे तो जी आएगा. ठीक है, so acceleration of free fall at the equator is 9.77 newton as g. ठीक है ना, as it is the resultant force, as it is defined as the resultant force per unit mass.
ठीक है, बट कीप दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन योर माइंड, 2-3 दफा ये आ चुका है। सेम एग्जैक्ट सवाल आता है, क्या आता है, एफ जी निकालो, एफ सी निकालो, एफ जी में से एफ सी निकाल दोगे तो एक्चुअल जी आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा और अगर मैं बहुत सिंपली समझाऊं तो एफ जी अंदर की तरफ खींच रहा है, एफ जी में से कुछ एफ सी है, 0.0337 एफ सी है, एफ जी में से कुछ हिस्सा एफ जी का 0.0337 है, तो 0.0337 सर्कुलर मोशन में रख रहा है, तो यानी वो आपको उसके अंदर नहीं खिंचवा रहा, इट्स नॉट मेकिंग यू पुल इनटू द अर्थ। तो एफ जी में से एफ सी निकाल दोगे तो सिर्फ वो फोर्स रह जाएगी जिससे आप जमीन के अंदर खींचे जा रहे हो। ठीक है, तो एफ जी में से एफ सी निकाल दो, सिर्फ वो फोर्स आ जाएगी जिससे आप जमीन के अंदर खींचे जा रहे हो, एंड वो आपकी जी हो जाएगी अगर 1 kg के मास के लिए निकालोगे। अगर 1 kg के लिए नहीं निकाली तो उसको फिर इवेंचुअली मास से डिवाइड कर दोगे, बिकॉज जी इज एफ जी ओवर एम, उसको इवेंचुअली अगर मास से डिवाइड कर दोगे अपने तो खुद ब खुद जी आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम्स, समझ में आ रहा है सबको ये? सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस। डिफाइन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की डेफिनेशन किसी को याद है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वाज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड, force of gravity experienced, या force experienced सही है, force experienced per unit mass for an object, not per unit area, force experienced per unit mass for an object, या for an object नहीं, एक तो मैं हमेशा मिस्टेक कर रहा हूँ, for a mass in a gravitational field। ठीक है, तो इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट मास फॉर मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड। एक्चुअली सो जी इज बेसिकली एफ जी अपॉन एम। ठीक है, एक्चुअली फिर आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई फॉर चेंजेस इन वर्टिकल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मास नियर द अर्थ सरफेस द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ मे बी कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। यानी जैसे आप एएस में 9.81 कांस्टेंट लेते थे, तो व्हाई फॉर चेंजेस इन वर्टिकल पोजीशन ऑफ अ पॉइंट मास नियर द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ के सरफेस के बिल्कुल करीब करीब अगर हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस लेंगे तो 9.81 कांस्टेंट क्यों कह सकते? हाउ वुड वी राइट दिस इन वर्ड्स? चलो मैं लिखवाता हूं, इसका फिर मॉडल आंसर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक ही दफा में। तो द चेंजेस इन हाइट, आर मच लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमने पहले भी कल डिस्कस करते हुए हमने यही डिस्कस किया था, ऐसा ही था, हमने यही डिस्कस किया था कि अगर हम जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अर्थ के सरफेस पे, ठीक है, तो वो ये आ रहा था कि हमने 100 का डिस्टेंस लिया, फिर हमने 1000 का डिस्टेंस लिया, जो भी लिया, 6378 इंटू 10⁻³ इज ह्यूज डिस्टेंस। ठीक है, बहुत बड़ा डिस्टेंस है, उसके अगर 100 ले लो, 200 ले लो, 500, 1000, 10,000 इसके अगर ऐड कर रहे हो, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो उसी वजह से जी जो है वो तकरीबन तकरीबन कांस्टेंट ही आता है। सही है, सो इधर भी हम यही लिखेंगे कि द चेंजेस इन हाइट आर मच लेस देन द रेडियस ऑफ द अर्थ, सो द फील्ड लाइंस, ठीक है, एक तो ये लिख सकते हो, सो द फील्ड लाइंस बिकम ऑलमोस्ट पैरेलल। ठीक है, जैसे हमने यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड की इंडिकेशन की बात करी थी कि यूनिफॉर्म सारी पैरेलल हो गई है तो यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड हो गई। ठीक है, और ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से भी देखते हो, आपको पता है ना जी क्या था, वो था जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर कोई चीज अर्थ के सरफेस पे रखी हुई है तो उसके ऊपर जी कैसे निकालोगे? जी एम ओवर आर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं जी एम और आर में छोटा सा एक एच निकाल रहा हूं, इफ आई एम एडिंग अ वेरी वेरी स्मॉल, यानी आर जो 637800 है उसमें मैं 100 मीटर्स ऐड कर रहा हूं, तो एच से तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा ना, फिर वो तो कुछ भी नेग्लिजिबल चेंज प्रोड्यूस कर रहा है। तो आई कैन से कि अप्रोक्सीमेटली आर प्लस करो या छोटा सा एच प्लस करो। ठीक है, आर रखो या आर प्लस छोटा सा एच प्लस कर दो, दोनों तकरीबन तकरीबन वही हिसाब बनता है, तो दोनों तकरीबन तकरीबन वही जी आपको देते हैं। सबको क्लियर ये बात? The orbit of the earth about the sun is approximately circular
with a radius of 1.5 into 10 power 8 kilometers. The time period of orbit is 365 days. Determine a value for the mass m of the sun. Explain your working. सबसे पहली वाली चीज आ गई, explain your working. Does anyone remember explain your working कैसे करते थे? I'm going to help you guys. ठीक है, एक चीज बहुत कॉमन है ऐसे सवालों में, ग्रेविटेशन के ज्यादातर सेंट्रीपिटल फोर्स में लिंक आती है। ठीक है, एक्चुअली तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन माय वर्किंग। देखो उन्होंने मुझे क्या दिया, उन्होंने टाइम पीरियड दिया है, मुझे रेडियस बता दिया कितना है। ऑब्वियसली अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन में है अराउंड द सन, तो आई विल एक्सप्लेन दिस एज सच, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी provides the necessary centripetal force। ठीक है, जब भी तो अर्थ सर्कुलर मोशन में है, तो फिर अब मैं लिखूंगा एफ जी विल इक्वल टू एफ सी। एफ जी विल इक्वल टू एफ सी, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर विल इक्वल टू, टाइम पीरियड दिया हुआ है तो आई विल गो विद दी एम आर 2 पाई ओवर टी। ओमेगा को मैंने पहले ही एक्सपेंड कर लिया, 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर वाली अप्रोच। ठीक है, क्लोजली देखोगे एम और एम कैंसिल, एंड हमें जो है वो ये मास वर्कआउट करना है। सो मास विल इक्वल्स टू आर स्क्वायर, इधर मल्टीप्लाई कर दो, आर क्यूब्ड इंटू 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी इधर डिनोमिनेटर में, सही है। और हो गया नहीं, टाइम स्क्वायर हमें इधर मल्टीप्लाई करना। एनी प्रॉब्लम्स? सबको यहां तक क्लियर? तो अब हमारे लिए काफी सिंपल हो गया। आर में आर डालते हैं, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट 1.5 इंटू 10 टू पावर 8, 1.5 इंटू 10 टू पावर 8। लेकिन देख लेना अक्सर ही किलोमीटर्स में दिया हुआ, तो 10 टू पावर 8 को भी 10 टू पावर 3 में करना पड़ेगा, या तो यू लिख लो, या 10 टू पावर 8 में 3 प्लस कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये लेवल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कंफर्टेबल हो। मैं जो हूं वो इनको अलग अलग लिखता हूं क्योंकि मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। देन 4 पाई स्क्वायर, then upon 6.67 into 10 to the power minus 11 into टाइम पीरियड स्क्वायर्ड। टाइम पीरियड दिया हुआ है 365 डेज, इसको हम जरा सेकंड्स में कर लें क्योंकि हम ये नहीं डाल सकते हैं। 365, पहले तो इसको आवर्स में करते हैं, तो 365 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा, आवर्स में आ जाएगा। फिर मिनट्स में कर लेते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर अगेन 60 से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द सेकंड्स आउट। So 365 into 24 into 60 into 60, we get 31536000। ठीक है, so let's put this in 31536000 होल स्क्वायर, एंड इधर से हमारी मास ऑफ द सन आ जाएगा। एंड यस, क्यूब है, सॉरी माय बैड, वो मुझसे मिस आउट हो गया लिखना। सो इट इज क्यूब एंड वी आर गेटिंग 2.00 इन 10 पावर 30। इसको जो है हमने कितना लिखना है, हमें टू सिग्निफिकेंट इधर दी हुई है, मोस्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट ये 3 सिग्निफिकेंट थी, ये 2 सिग्निफिकेंट थी, तो लेट्स राइट दिस डाउन टू 2 सिग्निफिकेंट ही। हम इसको 2.0 इंटू 10 पावर 30 लिख देंगे, एंड दैट इज द मास ऑफ द सन। ठीक है, तो हमने असल में भी सन का जो मास वर्कआउट किया हुआ है वो हमने इसी तरीके से वर्कआउट किया हुआ है, जब हमने शुरू शुरू में किया था तो हमने इसी तरह से ये किया था। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? ओके, आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल आ जाता है, स्टेट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दोबारा से रिवाइज करा दूं, कैसे लिखना है? इट स्टेट्स दैट the force of gravity between two masses is directly proportional to the product of the masses but inversely proportional to the square
of the distances between their centers। ठीक है, बिटवीन द मासेस नहीं लिखेंगे, बिटवीन देयर सेंटर्स लिखेंगे, क्योंकि आप हमेशा पॉइंट मासेस डिस्कस कर रहे हो। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस पे। The planet Jupiter and one of its moons, Io, may be considered to be uniform spheres that are isolated in space. Jupiter has radius r and mean density rho. Io has mass m and is in circular orbit about Jupiter with radius nr। ठीक है, तो जुपिटर का रेडियस r होगा, Io nr की दूरी भी है। सही है। The time for Io to complete one orbit of Jupiter is t. Show that the time t is related to the mean density of rho of Jupiter by the expression this. Okay, I'll scroll up a bit. ठीक है, सो हमें ये सवाल ये प्रूव करना है कि रॉ टी स्क्वायर्ड विल इक्वल टू 3 पाई एन क्यूब्ड ओवर जी। और टू योर सरप्राइज ये सवाल कोई 3-4 दफा आया हुआ है एज इट इज। ठीक है, जैसा है वैसा ही आया हुआ, मैंने सबसे इसका बेस्ट वर्जन उठा के आप लोगों के सामने रख दिया अभी। ठीक है, ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। जैनब ठीक है, कॉपी कर लिया? ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूव दिस कि ये रॉ टी स्क्वायर्ड 3 पाई एन क्यूब्ड ओवर जी कैसे बन रहा है। ठीक है, ओके नाउ व्हाट डू यू नो 110, मतलब 110 कह रहा हूं मैं, 90% ऑफ सवाल ऐसे होते हैं ग्रेविटेशन के, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें भी देखोगे Io which is the moon is in circular orbit, तो जो Io पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कहां से आ रही है? वो आ रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से। सो आई विल स्टार्ट दी वर्किंग एफ जी is equals to fc। अच्छा जी, now fg is going to become g m m upon r square, और सेंट्रीपिटल फोर्स आई विल गो विद द एम आर ओमेगा स्क्वायर वाला फॉर्म में, मुझे टाइम पीरियड लेके आना है, तो मैं एम आर ओमेगा स्क्वायर ले आता हूं। अच्छा जी, नाउ लेट्स सी, आपके पास एम एम कैंसिल, ठीक है, वो हमारे पास हो गया। ओके नाउ अब चीजें वर्कआउट करना शुरू करते हैं। जी जो था वो तो जी एज इट इज हमें दिया हुआ है, जी तो वही रखना है। ठीक है, आर स्क्वायर ये नहीं जाएगा, आर स्क्वायर जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स क्या है? वो है एन आर। ठीक है, सो आर में तो एन आर जाने वाला है, ये भी हमें बचल गया। ओमेगा स्क्वायर्ड में हम 2 पाई ओवर टी डाल देते हैं, वो भी काम हमारा पूरा हो गया। मसला रह गया ये मास एम। मास एम कहां से लाऊं? वेयर शुड आई ब्रिंग दिस मास एम फ्रॉम? ठीक है, अगर क्लोजली देखो कि हमें कहीं ना कहीं से मास एम को हटा के रॉ लेके आना है, वी नीड टू समहाउ ब्रिंग इन द रॉ। सो व्हाट आई विल डू, भाई आई नो रॉ क्या है, वो है मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसा ही है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी के अंदर वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो मास आ जाता है। ठीक है, नाउ डेंसिटी उन्होंने बोली है, डेंसिटी डेंसिटी है, वो रॉ ही है। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। अच्छा जी, बट इसमें ध्यान रखना ये जो रेडियस है अपने ओन पे जुपिटर का वो आर है। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू पुट इन आर कैपिटल क्यूब इक्वल्स टू द मास एम। तो ये मेरा मास एम आ गया, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये एज इट इज उठा के अब मास में डालते हैं। ठीक है, तो हमने जो जो चीजें डिस्कस करी, जी को वैसा का वैसा ही डालेंगे, और हमें जो है वो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डालना है। सो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, एंड नीचे हमारे पास आर स्क्वायर है, सॉरी मैंने आर क्यूब गलत डाल दिया, ये है आर क्यूब। अच्छा, ये वाला जो आर स्क्वायर है ये क्या है? ये वो डिस्टेंस है बिटवीन देयर सेंटर्स, तो ये एन आर होगा। तो आई एम गोइंग टू पुट इन एन आर ओवर हियर, और ये एन आर जो है वो स्क्वायर्ड है। अच्छा जी, ये वाला जो आर है ये भी एन आर है, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर जो रेडियस आ रहा है वो है। और ओमेगा स्क्वायर्ड के लिए लेट्स पुट इन 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, एंड टाइम पीरियड स्क्वायर तो टाइम पीरियड स्क्वायर। अच्छा जी, ना अब हमें क्या करना है, हमने रॉ और टी को एक जगह लेके जाना है, तो उसका मतलब रॉ टी एक जगह जमा तो बाकी सब कुछ दूसरी तरफ डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले थोड़ी सी और हम जो है अगर वर्किंग कर पाए, 4 ये वाला 4 ये वाला कैंसिल।
ठीक है। चलिए दूसरी चीज ये देखोगे कि पाई का स्क्वायर इधर से ये और ये कैंसिल हो सकता है, पाई का स्क्वायर यहाँ पे हटके सिर्फ पाई रह गया। ठीक है। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट सेंडिंग ओवर देयर। तो रॉ और टी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन गया रॉ टी स्क्वायर। एन आर जब इस एन आर में जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा एन आर होल क्यूब्ड। सही है। सो एन आर होल क्यूब्ड देन इनटू पाई, ये यहीं पे रहेगा। ठीक है। और इधर से जी और आर क्यूब्ड आके यहां पे डिवाइड हो गए। सही है। एक्चुअली अब ये एन आर क्यूब था, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। एन आर होल क्यूब था तो इसका मतलब है एन की पावर भी क्यूब, आर की पावर भी क्यूब। आर क्यूब ऊपर नीचे कैंसिल, रॉ टी स्क्वायर आ रहा है पाई एन क्यूब्ड ओवर जी। ऐसा ही था। सॉरी, इधर से मैं 3 लेके जाना भूल गया ना। सो 3 भी उधर मल्टीप्लाई होगा। ये नीचे था डिनोमिनेटर, 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो उधर हम 3 भी लेके जाते हैं। सो 3 पाई एन क्यूब्ड डिवाइडेड बाय जी इज द रॉटी स्क्वायर। सही है। एनी कंफ्यूजन्स? नो। अच्छा, सो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमें क्या जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है? हमें जरा तहम्मुल से करनी है सारी कैलकुलेशंस, क्योंकि इसमें हमारा सबसे बिगेस्ट चांस है कि हम मिस्टेक करें। कि A2 की कैलकुलेशंस बड़ी हैं, मुश्किल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम आराम आराम से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इवन टुडे आई मेक मिस्टेक्स, मैं जल्दी जल्दी आई एम ट्राइंग टू कवर, तो मुझसे कोई ना कोई चीज इधर उधर मैसेज आउट हो जाती है। ठीक है। बट जब हम पेपर करने बैठेंगे तो हम बिल्कुल डॉट टू डॉट एग्जैक्ट 1 to 1 हर चीज कॉपी करेंगे, हर चीज प्रॉपरली और स्टेप्स में करेंगे। कोई बात नहीं, देर लग रही है। ऐसे सवाल जो है वो 5-5 6-6 मार्क्स के होते हैं, फ्री के मार्क्स, जो आप अगर तमीज से कर लोगे तो आपको कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। एक्चुअली अब आपको बोल रहे हैं द रेडियस आर ऑफ जुपिटर इज दिस मच एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ जुपिटर एंड आईओ इज दिस मच। The period t of the orbit Io is 42.5 hours. Calculate the mean density of Jupiter. तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग। 3 pi n cubed upon g. ओके, 3 pi n cubed upon g। अच्छा, मुझे 3 pi भी पता है, g भी पता है, और n क्यूब नहीं पता। ठीक है। टी स्क्वायर नहीं पता। टी स्क्वायर में हम 42.5 आवर्स हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, एज द टाइम पीरियड, तो वो हम डालेंगे। एन क्यूब नहीं पता, एन क्यूब वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके, अगर बहुत क्लोजली देखोगे, इन्होंने आर की वैल्यू ये दी है और ये दी है वैल्यू एन आर की। ऐसा ही था। आईओ और जुपिटर के बीच में जो रास्ता था वो एन आर था, और जो रेडियस था वो सिर्फ आर था। ठीक है। सो हमें पता है कि एन आर जो है वो क्या है, वो है 4.32 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। ठीक है, किलोमीटर्स लिख लेते हैं। और आर जो है वो सिर्फ क्या है, वो है 7.15 इंटू 10⁴ किलोमीटर्स। तो एक काम करते हैं, आर की जगह आर डाल देते हैं, तो एन की वैल्यू आ जाएगी। तो एन इंटू 7.15 इंटू 10⁴ किलोमीटर्स में ही रख रहा हूं क्योंकि उधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो 4.32 इंटू 10⁵, देन एन विल वर्क आउट टू, इन दोनों की डिवीजन मेरे साथ कोई कैलकुलेशन करके बता सकता है कि आंसर क्या आ रहा है? आई एम गेटिंग अ 6.04। आप लोगों के साथ आप लोगों के पास भी यही आ रहा है? ठीक है, तो वी आर गोइंग टू टेक 6.04 इधर। लेट्स जो है नाउ कीप पुटिंग द थिंग्स। रो आ गया, टी स्क्वायर टाइम आवर्स में दिया हुआ है तो इसको हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। 42.5 आवर्स में है, सो 42.5 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन सेकेंड्स में। तो 60 इंटू 60 होल स्क्वायर्ड, 3 पाई n cubed 6.04, then divided by a g which is 6.67 into 10⁻⁻11। आप लोगों को आप लोगों को सिर्फ ये करना होगा 3 पाई एन क्यूब्ड। ठीक है, जल्दी जल्दी में अगेन देखो बातों में मिस आउट कर देता हूं। 3 पाई एन क्यूब्ड अपॉन जी हो गया, ये करके ये चीज उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हम बेसिकली उस चीज से डिवाइड करेंगे। 3 पाई यही आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है 1330.061 समथिंग। ठीक है, तो मैं 1330.0607 लिख रहा हूं। ठीक है। ओके, नाउ अब आंसर कैसे लिखेंगे? ये वैल्यू दी हुई, वैल्यू हमें 3 सिग्निफिकेंट दी हुई है, तो हम जो है वो 3 सिग्निफिकेंट लिख देते हैं, 1330 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा जी,
अब द अर्थ हैज मीन डेंसिटी ऑफ 5.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, अर्थ की डेंसिटी है 5.5 इंटू 10⁻³. इट इज सेड टू बी अ प्लैनेट मेड ऑफ रॉक. बाय रेफरेंस टू योर आंसर इन वन, कमेंट ऑन द पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ जुपिटर. अगर अर्थ की डेंसिटी ये है तो जुपिटर की डेंसिटी जो ये आ रही है, जुपिटर फिर किस चीज से बना हुआ होगा, कोई अंदाजा? मैं क्या बोलूंगा, देखो अर्थ की डेंसिटी 5.5 इंटू 10⁻³ थी, ये क्या आ रही है, ये आ रही है 1.33 इंटू 10⁻³. ठीक है, तो हमें काफी क्लियरली दिख रहा है ये अर्थ की डेंसिटी से कम है. तो इसका मतलब है अगर ये रॉक है, अगर ये सॉलिड है, तो या तो ये लिक्विड होगा या तो ये गैस होगा. ठीक है, तो जुपिटर मैं लिखूंगा क्योंकि इतनी कम नहीं है डेंसिटी, जुपिटर इज मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड. ठीक है, बट क्योंकि आंसर्स और भी आए तो गैस भी एक्सेप्टेबल है. ठीक है, एंड आई वुड इवन आर्ग्यू के मे बी सैंड इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, लेकिन सैंड नहीं लिखो तो ज्यादा बेहतर ही है, क्योंकि रॉक और सैंड में कोई खास डिफरेंस नहीं है, रॉक भी वही मट्टी से ही बना हुआ होता है, तो थोड़ा सा उस तरफ मसला बन सकता है. लेकिन आई वुड से चलो सैंड इज ओके. मैं अगर होता तो मैं मान लेता, लेकिन आई एम नॉट श्योर. डू गो विद द मोस्ट लॉजिकल थिंग, कुछ कम करना तो कम ही कर दो बिल्कुल. ठीक है, ओके जी.